हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी, जिसका कोड है 109 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये इम्पॉर्टेंट है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे। तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिचय। पाठ की शुरुआत कैटलॉग की पुरानी अवधारणाओं के विवरण से होती है, जब व्यवस्थित डेटा विवरण के लिए कोई नियम नहीं था। मंदिर पुस्तकालय, मठवासी पुस्तकालय और पुराने सार्वजनिक और निजी पुस्तकालय ने अपनी वस्तुओं का वर्णन करने और उपयोगकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए कुछ प्रकार की तकनीक का उपयोग किया। ये कैटलॉग के प्राथमिक चरण थे। इसके बाद डेटा का वर्णन करने में एक रूपता प्राप्त करने के लिए समय के साथ नियम का सेट विकसित किया गया था। मुद्रित कैटलॉग प्रचलन में आया। शब्दकोश कैटलॉग, वर्गीकृत कैटलॉग आदि कुछ निर्धारित नियमों का पालन करते हुए दुनिया भर के पुस्तकालयों में शुरू हुए हैं। अतः में 17वीं शताब्दी से लेकर समकालीन तक पाठकों की आसान समझ के लिए कुछ महत्वपूर्ण कैटलॉग कोड के विकास पर इस पर तरीके से चर्चा की गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूची। यहाँ से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन कि पुस्तकालय सूची की डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग लाइब्रेरी के माहौल का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह लाइब्रेरी के संसाधन की कुंजी है। कैटलॉग को दस्तावेजों को लिखने के लिए नियमों का एक सेट है, ताकि स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी कैटलॉग एक प्राचीन लाइब्रेरी टूल है, लेकिन कठोर प्रकार का कैटलॉग कोड हाल ही में बना है। कैटलॉग कोड में विभिन्न प्रकार की कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग और प्रविष्टियों को दाखिल करने के नियम होते हैं। किसी सामग्री का वर्णन करने और ग्रंथ सूची प्रविष्टियों में शीर्षकों का चयन करने के लिए कैटलॉग कोड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि लाइब्रेरी कैटलॉग का पता 2000 ईस्वी से लगाया जा सकता है, जब पुरातात्विकों को शिलालेखों के साथ असीरो बिबिलियन मिट्टी की गोलियां मिली। लेकिन 17वीं शताब्दी में मुद्रित कैटलॉग के आगमन ने सहयोग के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कैटलॉग कोड तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए कैटलॉग कोड से निपटने से पहले व्यवस्थित तरीकों से ग्रंथ सूची रिकॉर्ड विवरण के उचित विकास को समझने के लिए कैटलॉग का इतिहास जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसका इतिहास और विकास क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूची का कायापलट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऐसे कि पुस्तकालय सूची का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ये कि पुस्तकालय सूची की परिभाषा दीजिए, पुस्तकालय सूची के विकास कैसे हुआ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है, पुस्तकालय सूची की डेफिनेशन लिखनी है पहले। ठीक है, यहाँ से आपको डेफिनेशन लिख देनी है। फिर उसमें क्या करना है, विकास की तीनों जो ये हैं अवस्था, आपको इनको डेफिनेट कर देना है, वहाँ पे समझा देना है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पुस्तकालय सूची का कायापलट। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ते हैं पुस्तकालय सूची का कायापलट। पुस्तकालय सूची के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नवजात अवस्था, पहली जो अवस्था है वो है नवजात अवस्था। निर्माण का चरण, चरमोत्कर्ष। पहली अवस्था है हमारी नवजात अवस्था, दूसरी है निर्माण का चरण, तीसरी है चरमोत्कर्ष। ठीक है, पहली हम पढ़ेंगे नवजात अवस्था। नवजात अवस्था क्या है ये देखते हैं। नवजात अवस्था यह सूचीकरण का प्रारंभिक चरण है, जब सूचीकरण शब्द की अवधारणा मौजूद नहीं थी। पुरातात्विकों ने असीरो बिबिलियन मिट्टी की पट्टियां, एडफू दीवार शिलालेख, मिस्र के पीपरस रोल आदि पाए, जिससे यह तथ्य स्थापित हुआ कि ग्रंथ सूची डेटा को 2000 ईस्वी पूर्व से ही भिन्न रूपों में रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि वे आज की सूची के समान नहीं थे, लेकिन वे ग्रंथ सूची डेटा, लेखक, शीर्षक, स्थान, चिन्ह आदि को आज जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसी तरह से डेटा रिकॉर्ड करने की शुरुआत हो सकती है।
निजी और सार्वजनिक संग्रह और मंदिर पुस्तकालयों ने कैटलॉग की तरह कुछ व्यवस्थित तरीके से दस्तावेज रखे हैं। इस तरह की नवजात अवस्था छठवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन तक मौजूद थी। इसके बाद मंदिर पुस्तकालयों को 300 से 1100 ईस्वी में मठवासी पुस्तकालयों में बदल दिया गया था, ताकि दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मौलवियों को पढ़ाया जा सके। हम कह सकते हैं कि तब तक कैटलॉग की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। ठीक है, क्योंकि किताबें हर किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती थी। पहले के ज़माने में बुक्स नहीं होती थी, ठीक है, तो ज़्यादा लोग बुक्स नहीं पढ़ते थे, होती ही नहीं थी तो, और वे जंजीरों से जकड़ी हुई थी। 8वीं शताब्दी में कैटलॉग का पहला रिकॉर्ड ग्रेगरी द ग्रेट द्वारा रोमन चर्च सेंट कोलंबस को संगमरमर की पट्टिका पर दिए गए पुस्तकों की सूची में देखा गया था। कैटलॉग के दो और उदाहरण थे जिनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। एक यॉर्क अल्कुइन के मठवासी पुस्तकालय की सूची है और दूसरा एक फ्लाईलीफ पर सेंट ऑगस्टिन के डे ट्रिनिटेट के कार्यों की सूची है। आप इसको एक बार और पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब एग्ज़ाम हमारे करीब आएंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो डाल दी जाएगी, जिसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हालांकि अभी हम बस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी अवस्था, जिसका नाम है निर्माण का चरण, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। 900 ईस्वी से 11 ईस्वी के बीच का काल सूची बनाने का युग था, ठीक है। 1814 ईस्वी में लुई पीएस का आदेश कि मठों और गिरजाघरों के कब्जों में मौजूद पुस्तकों की सूची बनाई जाए, ताकि कुल संग्रह के बारे में जानकारी मिल सके। सूची बनाने का एक अच्छा उदाहरण है इस समय पुस्तकों कहाँ थे हम पुस्तकों को लेखक, शीर्षक या विषय के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था, बल्कि उन्हें बाइबिल में उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित किया जाता था। पुस्तकों के संग्रह के लिए विषय वस्तु का कोई संकेतन नहीं था और विभिन्न लेखकों द्वारा एक ही विषय पर हम कहाँ थे विषय पर पुस्तकें और के ही लेखक की कृतियां एक साथ बनी हुई थी। उचित ग्रंथ सूची विवरण 16वीं शताब्दी में डोवर के सेंट मार्टिन प्रायोरिटी साइन कैटलॉग आदि के सूची के साथ इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने ग्रंथ सूची संबंधी डेटा में अतिरिक्त जानकारी जोड़ी थी, जिससे सामग्री, नोट, संपादक का नाम और अनुवादकों के बारे में वितरण आदि, ठीक है। गैसनर, मोसेल जैसे महान ग्रंथ सूचीकारों के कार्यों ने सूचीकरण के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। पुस्तकों की ग्रंथ सूची अंग्रेजी में एंड्रयू मोसेल द्वारा प्रकाशित की गई। वे उस समय के प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता और ग्रंथ सूची थे। उन्होंने उपनामों के तहत प्रविष्टियां बनाकर एक क्रांतिकारी काम किया। अतिरिक्त प्रविष्टियों की अवधारणा भी उसी समय आई थी। उन्हें समान शीर्षक में अग्रणी माना जाता था। उन्होंने बाइबिल के लिए एक समान शीर्षक बनाने का प्रयोग किया। मोसेल के काल तक केवल सीमित प्रविष्टियां थी, इसलिए पूर्ण प्रविष्टि की आवश्यकता उत्पन्न हुई। लेखक प्रविष्टि की लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई थी। यह मुख्य दृष्टिकोण बन गया और अतिरिक्त प्रविष्टियां अतिरिक्त दृष्टिकोण बन गई। इस प्रकार की प्रविष्टियां बनाने के लिए नोडे जैसे कुछ विद्वानों के दिमाग में मानकीकरण भी आया। ड्यूरी बैलेट आदि बॉडलियन कैटलॉग ने उस अवधि में मील का पत्थर साबित किया। जो सेकंड पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और पत्थर साबित किया। 1605 में बॉडलियन लाइब्रेरी में कैटलॉग की कुछ छपाई की गई। थॉमस हाइड कैटलॉगिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, क्योंकि उन्होंने 1674 में अंतिम बॉडलियन कैटलॉग की देखरेख की थी, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है ये पॉइंट, पर
एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरी अवस्था, जो कि है हमारी परिणति। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में कैटलॉग को मानकीकृत तरीके से लिखने और काफ़ी संख्या में कैटलॉगिंग कोड देखे गए। लेखक के उपनाम के तहत लेखक कैटलॉग की शुरुआत की गई। धीरे धीरे लेखक कैटलॉग की डिक्शनरी कैटलॉग में बदल दिया गया। डिक्शनरी कैटलॉग में लेखक, शीर्षक, विषय, रूप आदि जैसी अलग अलग प्रविष्टियां होती हैं। लंदन के सोसाइटी ऑफ एक्टिव कवरेजेज की कैटलॉगिंग डिक्शनरी कैटलॉग का पहला उदाहरण थी, जिसे 1816 में प्रकाशित किया गया था। डिक्शनरी कैटलॉग के पूर्व परिणति के बाद वर्गीकृत कैटलॉग उदाहरण थी। ठीक है जी। तो हम कहाँ थे? डिक्शनरी कैटलॉग के पूर्ण परिणति के बाद वर्गीकृत कैटलॉग उदाहरण थी, जिसे 1816 में प्रकाशित किया गया। डिक्शनरी कैटलॉग के पूर्ण परिणति के बाद वर्गीकृत कैटलॉग सामने आया। इस दिशा में वैकन हॉर्न ब्रूनेट का नाम लिया जाता है। शब्दकोश और वर्गीकृत कैटलॉग का सामने समामेलन वर्णमाला वर्गीकृत कैटलॉग के नाम से हुआ। इस अवधि में एक अवधारणा भी उभरने लगी, जिसे विषय शीर्षक कहा जाता था। विषय वर्धित प्रविष्टियों के लिए शीर्षक से कीवर्ड चुनने में एकरूपता की कमी के कारण ALA ने 1895 में शब्दकोश सूची के लिए विषय शीर्षक की सूची प्रकाशित की। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1909 से 1913 के बीच विषय शीर्षकों की अपनी सूची के साथ आगे आई। सूचीकरण के लिए विभिन्न ग्रंथ सूची उपकरण एक एक करके इस अवधि में आए और सूचीकरण की परिणति का मार्ग प्रशस्त किया। ALA सूचकांक पत्रिकाओं के साहित्य के लिए पुल का सूचकांक ALA, लाइब्रेरी का सूचीपत्र, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुद्रित सूचीपत्र आदि। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैटलॉग का विकास। क्वेश्चन तो देखो पेपर में यहाँ से भी बनता है कि कैटलॉग का विकास कैसे हुआ या इसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। वैसे तो ये कहा जाता है कि सूची कोड बनाने की शुरुआत 19वीं सदी से हुई। कैटलॉग कोड का विकास पढ़ रहे हैं हम। वैसे तो ये कहा जाता है कि सूची कोड बनाने की शुरुआत 19वीं सदी से हुई, लेकिन इसकी पहल 17वीं सदी की शुरुआत में ही हो गई थी, जब सर थॉमस बोर्डेल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए सूची कोड निकाला था। उन्होंने एक वर्णमाला लेखक सूचकांक सुमामे द्वारा व्यवस्थित के साथ वर्गीकृत व्यवस्था दिखाई कि हमें लाइब्रेरी को इस तरीके से बनाना चाहिए, ऐसे उसमें वर्गीकरण करना चाहिए या ऐसी बुक्स रखनी चाहिए, यानी लाइब्रेरी का सेटलमेंट कैसे करना है, ये उन्होंने दिखाया। ठीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुलीन व्यक्ति की प्रविष्टियां पारिवारिक नामों के तहत ही दी जानी चाहिए। एंड्रयू मोसेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचार की वकालत की कि प्रविष्टियां सुमामे के तहत तैयार की जानी चाहिए। फेडरिक ग्रोस्टगार्ट ने 1697 में लाइब्रेरी सूची स्थापित करने के लिए एक नई विधि पर चर्चा में विषय व्यवस्था की सलाह दी। फ्रांस ने 1791 में राष्ट्रीय सूची कोड बनाने का मार्ग दिखाया। कोड में शीर्षक, पृष्ठ, प्रतिलेखन के लिए अलग अलग नियम दिए गए थे। कई सूची कोड अलग अलग समय में विकसित किए गए, लेकिन समय और स्थान की संक्षिप्तता के कारण सीखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सूची कोडों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चर्चा की गई है। अब चर्चा की गई है वो कैसे की गई है ये देखो। ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग नियम। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग नियम, इसे नियम के रूप में नामित किया गया है। ब्रिटिश संग्रहालय में पुस्तकें, मानचित्र और संकलित करना। ब्रिटिश संग्रहालय सूचीकरण नियम बनाने का पहला 1997 में रॉयल लाइब्रेरी को ब्रिटिश संग्रहालय में स्थानांतरित करना था।
अगर ये चैप्टर ज़्यादा लंबा रहता है, ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पर हम पहले देखते हैं कि ये कितना टाइम की वीडियो रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग नियम 1841। इसे नियम के रूप में नामित किया गया है। ब्रिटिश संग्रहालय में पुस्तकें, मानचित्र और संगीत संकलित करना। ब्रिटिश संग्रहालय सूचीकरण नियम बनाने का पहला चरण 1757 में रॉयल लाइब्रेरी की ब्रिटिश संग्रहालय में स्थानांतरित करना था। उस समय एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 5 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह था। इसलिए वर्णमाला और वर्गीकृत कैटलॉग की आवश्यकता उत्पन्न हुई और 1813 और 1819 में वर्णमाला सूची के 7 खंड प्रकाशित किए गए। यह प्रस्ताव रखा गया कि ब्रिटिश संग्रहालय के लिए एक सामान्य वर्णमाला लेखक सूची बनाने की जिम्मेदारी पेनिजी को दी जानी चाहिए। ब्रिटिश संग्रहालय सूचीकरण नियम का यह पेनिजी के 91 नियम 1837 में प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप आए, जिसे 1839 में स्वीकार किया गया था। 1841 में प्रकाशित किया गया एंथनी पेनिजी ने एडवर्ड्स, J.W. जोन्स, J.H. पेरी और थॉमस वर्ड के साथ मिलकर सूची तैयार की। प्रारंभिक चरण में 79 नियम तैयार किए, जिन्हें 1841 में 91 नियम तक विस्तारित किया गया। पेनिजी का कैटलॉग कोड केवल ब्रिटिश संग्रहालय के लिए था। कैटलॉग के पहले संस्करण में कई चुकी थी, इसलिए यह ब्रिटिश संग्रहालय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता था और इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था। पहले खंड की कई आलोचनाएं हुई, इसलिए बड़े रजिस्ट्रों के पन्नों पर लगे स्लिप पर कॉपी की गई प्रविष्टियों के साथ एक गार्ड बुक कैटलॉग तैयार किया गया, जिसे परिणाम स्वरूप 1951 में 150 खंडों वाला कैटलॉग तैयार हुआ। पेनिजी ने इस विचार की वकालत की कि लेखक कैटलॉग उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है और इसलिए उन्होंने विषय की सूची के साथ लेखक कैटलॉग तैयार किया। ब्रिटिश संग्रहालय कैटलॉग कोड में मठवासी पुस्तकालयों के कैटलॉगिंग नियम की कुछ प्रथाओं को शामिल किया गया था, जिन्हें AACR 2 और 1988 में इसके संशोधन में भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश संग्रहालय कोड आज भी पेनिजी के नियमों के आधार पर चलता है। मूल 91 नियमों की ब्रिटिश संग्रहालय ने 1887 तक अपनाया और 1936 के संस्करण में इसे घटाकर 41 कर दिया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय के नियम 2 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय में अपनी पसंद की पुस्तक की उपलब्धता का पता लगाने में सक्षम बनाना, किसी लेखक के अधीन पुस्तकालय के संग्रह कार्य के संस्करण और संसाधनों का प्रकट करना। अतः में पेनिजी के नियम के बारे में एडसेल की राय से हम सही रूप से सहमत हो सकते हैं। ये नियम अब तक तैयार किए गए पहले संपूर्ण कोड थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका। चार्ल्स सी ज्यूएट कोड 1852 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन चार्ल्स सी ज्यूएट ने नियमों और उदाहरणों के साथ अलग-अलग स्टोरी टाइटल के माध्यम से लाइब्रेरीज और के कैटलॉग के निर्माण और उनके प्रकाशन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। चार्ल्स सी ज्यूएट ने इस रिपोर्ट में सार्वजनिक पुस्तकालय की एक राष्ट्रीय संघ सूची बनाने की अपनी योजना का वर्णन किया। ज्यूएट के नियम का दूसरा संस्करण 1853 में 33 नियमों के साथ प्रकाशित हुआ। ज्यूएट ने इस बात पर जोर दिया कि एक पुस्तक सूची एक पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के शीर्षक की एक सूची है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय सूची में लेखक द्वारा शीर्षक पृष्ठ में दी गई या दी जानी चाहिए और पाठक द्वारा छाप या कोलोफोन में उस फॉर्म को पदनाम को छोड़कर, जो लगभग सार्वभौमिक रूप से जोड़ा जाता है, के अलावा अत्यधिक जानकारी प्रदान नहीं की जानी चाहिए। जिन लोगों को अधिक जानकारी की आवश्यकता है, उन्हें ग्रंथ सूची, शब्दकोश, साहित्य, इतिहास या इस तरह के कार्यों में इसकी तलाश करनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ज्यूएट
शीर्षक पृष्ठ के आधार पर कैटलॉग में न्यूनतम जानकारी प्रदान करने का निर्देश देता है। जिस व्यक्ति को अधिक जानकारी की आवश्यकता है उसे सरदम स्रोतों के विस्तार पर परामर्श करना चाहिए। जेवेंट ने पैनिजी की तरह वर्णानुक्रमिक सूची को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने कार्य में पैनिजी के कुछ नियमों को संशोधित किया। उन्होंने कॉर्पोरेट निकाय की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूचीकरण में एकरूपता प्राप्त करने के लिए अनाम कार्यों को शीर्षक के पहले शब्दलेख को छोड़कर के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मांगे गए शब्द को क्रॉस रेफरेंस बनाई जानी चाहिए। छद्मनाम वाले कार्य छद्मनाम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और जेवेट के नियम के अनुसार सूचीकरण में छद्म शब्द लिखा जाता है। नियम शैली कॉर्पोरेट प्रविष्टि के सिद्धांत और मानकीकरण को निर्धारित करते हैं। मानवीकरण के उनके सिद्धांतों में कहा गया कि सूचीकरण के नियम कड़े होने चाहिए और जहाँ तक संभव है विवरण की सभी कठिनाइयों को पूरा करना चाहिए। जहाँ तक टाला जा सकता है कुछ भी सूचीकरणकर्ता व्यक्तिगत स्वाद या निर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दृष्टिकोण की ओर झुकी हुई है ताकि इसे गणनात्मक बनाया जा सके। कटर के नियम ठीक है। कटर के नियम 1876 संयुक्त राज्य अमेरिका के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अमेरिका शिक्षा ब्यूरो ने सार्वजनिक पुस्तकालयों पर एक स्थिति रिपोर्ट लिखने के लिए चार्ल्स एमी कटर को नियुक्त किया। रिपोर्ट वर्ष 1876 में 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग रिपोर्ट था और दूसरा भाग शब्दकोश सूची के लिए नियम थे। इस प्रकाशन को पुस्तकालय सूचीकरण के क्षेत्र में एक युगांतरी घटना माना जाता है। नियमों ने पैनिजी, जयूट, परकिंस, पुल आदि से प्रभाव लिया। पुस्तक के लिए 4 संस्करण उपलब्ध थे। दूसरा और तीसरा संस्करण 1889 और 1891 में प्रकाशित हुआ। अंतिम संस्करण 1891 में प्रकाशित हुआ था और चौथा संस्करण 1904 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। रंगनाथन ने डिक्शनरी कैटलॉग के नियमों की क्लासिक और अमर बताया था और एक व्यक्ति की रचना होने के कारण इसे काफी हद तक सहज रूप में समझा गया है। यही कारण है कि आरडीसी एक अंडे की तरह संपूर्ण है। पुस्तक की लोकप्रियता के लिए यूनाइटेड किंगडम के पुस्तकालय संघ ने 1938, 1948 और 1953 में चौथे संस्करण के 3 पूर्ण मुद्रक प्रकाशित किए थे। कटर के नियमों को प्रथम सिद्धांतों का एक सेट कहा जाता है क्योंकि कटर ने घोषणा की थी कि कैटलॉगिंग एक कला, परिणामों को नियमों द्वारा सबसे अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। कटर का विचार कानूनी प्रविष्टि के बारे में जेवेंट द्वारा कही गई बातों को विपरीत था। कटर ने अपने नियमों के विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। वे ये जनता की सुविधाओं का सिद्धांत, सहसंयोजन का सिद्धांत, पर्याप्त वर्णन का सिद्धांत, सभ्यता संगठन सिद्धांत। कटर ने विषय प्रविष्टि की और प्रविष्टियों की व्यवस्था के लिए नियम प्रदान किए हैं। उन्हें नियम सूचीकरण के मूल सिद्धांतों का एक ठोस विवरण है और सभी संभावित सूचीकरणकर्ताओं द्वारा उनका अध्ययन किया जाना चाहिए।